जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का रेलवे जॉब एकेडमी क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता। यहाँ से हम अपना हिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं और ये आरआरबी एनटीपीसी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इसमें से एक आध क्वेश्चन या दो क्वेश्चन तक पूछ भी सकता है। और इसमें कई ऐसे फैक्ट हैं, कई ऐसे पॉइंट्स हैं जो एनटीपीसी के मल्टीपल सेट्स में आए हुए हैं। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा कंप्लीटली देखिएगा, क्योंकि इसमें ऐसे ऐसे पॉइंट्स, फैक्ट पॉइंट्स बताए जाएंगे जो आपके तैयारी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं साथियों। सिंधु घाटी सभ्यता इसका नाम हड़प्पा सभ्यता भी है। सन 1921 में दयाराम साहनी ने एक जगह पर एक्सकावेशन मतलब खुदाई किया। हड़प्पा जो है, मैं आपको बता दूं, पंजाब प्रांत में है, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है, पंजाब प्रांत में है। और यहाँ पर पहली बार खुदाई हुई थी, इसीलिए इसका नाम हड़प्पा सभ्यता भी है। हड़प्पा हड़प्पा सभ्यता हड़प्पा सभ्यता भी इसका नाम है। ठीक है। चलिए, हड़प्पा सभ्यता अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता का हम परिचय देख लेते हैं। अच्छा, एक पॉइंट मैंने बताना मैं भूल गया कि सिंधु घाटी सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहते हैं, क्योंकि सिंधु नदी के आसपास ये सभ्यता फैली हुई थी। और सिंधु नदी के किनारे एक इंपॉर्टेंट जगह की खोज हुई, जिसका नाम है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो नाम की का एक मूवी आ चुका है। मोहनजोदड़ो नाम की एक मूवी आ चुकी है, ऋतिक रोशन की, आप लोगों ने शायद देखा होगा। तो मोहनजोदड़ो की खोज जो थी 1922 में हुई। कब हुई? 1922 में। इसे किसने किया? इसे किया आरसी बैनर्जी ने। आरसी बनर्जी ने किया। आरसी बनर्जी मतलब राखाल दास बनर्जी ने किया। राखाल दास बनर्जी ने किया। चलिए, थोड़ा पॉइंट मैंने बता दिया, आगे के पॉइंट देखते हैं। भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता से प्रारंभ होता है, जिसे हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं। हड़प्पा सभ्यता क्यों जानते हैं? क्योंकि हड़प्पा में पहली बार खुदाई हुई थी, और हड़प्पा नामक स्थल की खुदाई 1921 में हुई थी। यह सभ्यता लगभग 2500 ईस्वी पूर्व दक्षिण एशिया के पश्चिमी भाग में फैली हुई थी, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान तथा पश्चिमी भारत के नाम से जाना जाता है। मतलब पाकिस्तान का जो पाकिस्तान कह लो, या पश्चिमी भारत का हिस्सा। ठीक है। अभी हम इसका ये देखेंगे कि एक चीज ये देखेंगे कि नॉर्थ, साउथ और ईस्ट और वेस्ट, यहाँ ये इसके यहाँ यहाँ कौन सी पोजीशन है? जैसे नॉर्थ में इसके है, कश्मीर में है आपका एक जगह जिसका नाम है मांड। मांड नाम की जगह है, मांड। मांड नाम की जगह है। साउथ में महाराष्ट्र में एक जगह है दाइमाबाद। ये इसका साउदर्न मोस्ट पॉइंट है, मतलब कि सबसे दक्षिणतम बिंदु है दाइमाबाद। ठीक है, दाइमाबाद है। और सबसे ईस्ट में, ईस्ट मतलब आप इधर आ जाओ, उत्तर प्रदेश में मेरठ में आ जाओ। मेरठ का एक जगह है आलमगीरपुर। क्या नाम है? आलमगीरपुर। आलमगीरपुर जो है, आलमगीरपुर, ये इसका ईस्टर्न पॉइंट है। और वेस्ट में कौन सा पॉइंट है? वेस्ट में इसका जो है वो है सुतका गेंडोर। सुतका गेंडोर, ठीक है, सुतका गेंडोर, ये इसका वेस्टर्न पॉइंट है।
ठीक है, तो अब हम लोगों ने ये जान लिया कि इसका एक्सटेंशन कितना है, किधर किस डायरेक्शन में है। ये आप लोग नोट करते जाइएगा, जो मैं बोल रहा हूँ इसको नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और ये पेपर में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं, इसीलिए सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। चलिए आगे देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता मिस्र, मेसोपोटामिया, भारत और चीन की चार सबसे बड़ी प्राचीन नगरीय सभ्यताओं से भी अधिक उन्नत थी। अधिक उन्नत का मतलब क्या है? नगरी सभ्यता। पहली चीज ये कैसी सभ्यता थी? नगरी सभ्यता थी। नगरी, नगरी सभ्यता भाई, यहाँ पे मतलब नगर बसे थे, नगर बसे थे। अब ये नगर का, नगर, नगरी सभ्यता इसको क्यों कहा गया? कारण ये है कि यहाँ पर जो जो इसकी यहाँ पे नगर था। नगर मतलब ऐसा सिटी प्लानिंग होती है यहाँ पर, जैसे घर बने थे तो लाइन से ऐसे घर बने हुए थे, ऐसे कंटिन्यूअसली, और उनके बगल बगल नालियां गई हुई थी, उसके बगल बगल रोड गया हुआ था, नालियां ढकी हुई बनी हुई थी। ठीक है, ड्रेनेज सिस्टम इनका बहुत अच्छा था। हर मोस्टली हर घर के लिए एक वेल था, वेल मतलब कुआं था। और ये जो घर बने हुए थे ये पक्की ईंटों के बने हुए थे। तो ये इनका ऐसा स्टाइल देखने को मिला कि ये नगरों को रिप्रेजेंट करते हैं। ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं? नगरों को रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए इसको नगरी सभ्यता कहा गया। अभी देखिए 1920 में भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा किए गए सिंधु घाटी उत्खनन से प्राप्त अवशेषों और हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो जैसे दो प्राचीन नगरों की खोज कब हुआ, ये मैंने बता दिया। भारतीय पुरातत्व विभाग के तत्कालीन डायरेक्टर जनरल जॉन मार्शल ने सन 1924 में सिंधु घाटी में एक नई सभ्यता की खोज की घोषणा कर दी। मतलब उस समय डायरेक्टर जनरल कौन था? जॉन मार्शल थे। किसका? भारतीय पुरातत्व विभाग। आप लोगों ने नाम सुना होगा, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, एएसआई, नाम सुना है ना? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, एएसआई, यही आपका जो है होता है पुरातत्व विभाग है, जो जिसका जो है ये क्या कहते हैं, डायरेक्टर जनरल उस समय कौन थे? जॉन मार्शल थे। तो जॉन मार्शल जो है डायरेक्टर थे, तो इन्होंने घोषणा कर दी 1924 में कि हमने एक नई सभ्यता की खोज कर ली है, जिसका नाम होगा सिंधु घाटी सभ्यता, मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन इंग्लिश में कहते हैं। और यह सभ्यता लगभग 2500 ईसा पूर्व की है, 2500 ईसा पूर्व की है। ठीक है, 2500 ईसा पूर्व की है। अब देखिए इसका एक्सटेंड जो मिलता है वो है 3300 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व। अब आप लोगों ने ज्यादातर, बहुत कई लोग कहेंगे कि यहाँ गलत है फैक्ट, नहीं ये फैक्ट एकदम सही है। रीजन यहाँ पर क्या है कि 2500 से लेकर 1750, आप ये वाला टाइमिंग देखे होंगे ज्यादातर जगहों पर, 2500 से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक, मतलब बीसी तक जो ये मिलता है टाइमिंग, ये है इनका ऐसा टाइमिंग जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता अपने चरम पे थी, अपने चरम पे थी। मतलब यहाँ पर बहुत सारा डेवलपमेंट हो चुका था, इसीलिए इस टाइमिंग को जो है ज्यादा हिस्टोरियंस, अगर ज्यादा हिस्टोरियंस ने बताया और किताबों में भी देखेंगे तो ज्यादा यही वाला टाइमिंग मिलता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम कुछ महत्वपूर्ण स्थलों को देख लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता के कुछ महत्वपूर्ण स्थल। पहली चीज स्थल, फिर उसके खोजकर्ता कौन थे, उसकी अवस्थिति, मतलब वो कहाँ पर स्थित है, कहाँ पर प्रेजेंट में है, और उसमें क्या क्या खोज हुई, महत्वपूर्ण खोज क्या क्या रहे हैं उसके। तो हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सॉरी हड़प्पा स्थल, हड़प्पा स्थल जो है उसकी खोज किसने की थी? दयाराम साहनी, ये मैंने बता दिया। 1921 में की। कब की? 1921 में की। यह जगह कहां पर है? पंजाब प्रांत में है, मोंटगोमरी जिला, पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिले में है, रावी नदी के तट तट पर है। देखो ये क्वेश्चन पूछता है कि हड़प्पा सभ्यता किस, हड़प्पा हिंद सिंधु घाटी सभ्यता का जो हड़प्पा स्थल है वो किस नदी के किनारे है? तो रावी नदी। ठीक है, आप लोग इसको नोट कर लेंगे, रावी नदी। और किस जिले में है? तो मोंटगोमरी जिले में है। किस प्रांत में है? पंजाब प्रांत में है। किस देश में है प्रेजेंट में? तो पाकिस्तान में है। देखिए यहाँ पर तीन चीजों की खोज हुई इंपॉर्टेंट, वैसे हुई तो और है लेकिन इंपॉर्टेंट तीन है। जैसे मनुष्य के शरीर की बलुआ पत्थर की बनी मूर्तियां, ठीक है, बलुआ पत्थर की मूर्तियां मिली हुई, मतलब मूर्ति मिली हुई है मनुष्य के शरीर की। दूसरा अगर देखेंगे तो आप अन्नागार, अन्नागार मतलब वो होता है जहां पर हम अनाज रखते हैं। आप लोगों के घर में भी अनाज रखा जाता होगा, एडवांस में जरूरत पड़ती होगी उसको जो है, तो उसको स्टोरेज किया जाता होगा, क्योंकि उसी प्रकार से उस समय के लोग जो थे
जैसे हमारे यहाँ आजकल गोडाउन होता है, स्टेट गवर्नमेंट का होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, गोडाउन होता है, उसमें अनाज रखे जाते हैं। उस टाइम पे भी हड़प्पा सभ्यता में अन्नागार थे, मतलब अनाज के गोडाउन्स थे, अन्नागार इसे कहते हैं। अब ये देखो अन्नागार यहाँ जो मिला है ये सबसे बड़ा वाला अन्नागार नहीं है, आप लोगों ने सुना होगा, लेकिन अन्नागार यहाँ पर बड़ा वाला नहीं मिला, यहाँ 6 अन्नागार मिले हैं। कैसे मिले हैं? ऐसे लाइन से मिले हैं, ऐसे, तीन ऐसे, आ, तीन ऐसे, ठीक है, 6 लाइन से ऐसे अन्नागार मिले हुए हैं, ठीक है। प्लस बैलगाड़ी मिली है। अब बैलगाड़ी मतलब बैलगाड़ी का टेराकोटा मिला हुआ है, ठीक है। टेराकोटा क्या होता है हम आगे आपको बताएंगे, टेराकोटा किसे कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, सुत्का गेंडोर, वही वाला जो सबसे वेस्टर्न पार्ट है, इसकी खोज स्टीन ने की थी 1929 में। यह पाकिस्तान में है, कहां पर है? दक्षिण पश्चिम राज्य में है, बलूचिस्तान में, दास्त नदी, ये कौन सी नदी किनारे है? दास्त नदी किनारे पर स्थित है। अच्छा, यहाँ पर क्या क्या मिला है? सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने चलिए बता देता हूँ, फिर उसके बाद मैं मोहनजोदाड़ो का बता दूंगा। हड़प्पा और बेबीलोन के बीच व्यापार का केंद्र बिंदु था। इसमें क्या पता चला है कि हड़प्पा और बेबीलोन, मतलब बेबीलोन कहाँ पे? बेबीलोन कहाँ पर है? बेबीलोन है मकदूनिया, आप लोगों ने सुना होगा, मैसेडोनिया, मैसेडोनिया कंट्री है, उसको मकदूनिया कहते हैं, मकदूनिया। अब मकदूनिया से कोई आया था, आप लोगों को अगर पता होगा है हिस्ट्री में, तो अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर जो था वो कहाँ से आया था? मकदूनिया, मतलब बेबीलोन से आया था। जो अटैक किया था भारत के ऊपर, वो मकदूनिया से ही आया था, बेबीलोन। मतलब हड़प्पा सभ्यता का जो है संपर्क मतलब व्यापार, ये कहाँ से था? बेबीलोन से था, मतलब मकदूनिया से, आज के ग्रीस, जहां पर ग्रीस है, रोमन्स हैं, उनके साथ था। मतलब इनके रोमन्स के साथ इनके व्यापार थे, ग्रीस के साथ इनका व्यापार था, ठीक है। इसकी जानकारी हमें यहाँ से मिल जाती है। चलिए, मोहनजोदाड़ो का मैंने नहीं बताया तो मोहनजोदाड़ो का बता देता हूँ। देखिए, मोहनजोदाड़ो का मतलब होता है मृतकों का टीला। क्या होता है? मृतकों का टीला। क्वेश्चन पूछ चुका है कि मोहनजोदाड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। मोहनजोदाड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला, मरे हुए लोगों का ढेर, ठीक है। इसकी खोज किसने की? राखालदास बनर्जी, जैसा मैं बता चुका हूँ। और कब की? 1922 में की। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में भी है, लड़काना जिले में। ये कहाँ पर है? लड़काना जिले, सॉरी, पंजाब प्रांत में नहीं, ये सिंध प्रांत में। कहाँ पर है? ये सिंध प्रांत में। सिंध प्रांत में, जिले में, सिंधु नदी के तट पर है। कहाँ पर है? सिंधु नदी के तट तट पर, सिंध प्रांत के, सिंध के लड़काना, इसको बोला जाता है सिंध के लड़काना, ठीक है। अब देखिए, नेक्स्ट, यहाँ पे क्या क्या मिला? विशाल स्नानागार, मतलब यहाँ पर एक ऐसे वो मिला हुआ है, स्विमिंग पूल कह लो, ठीक है। ऐसे सीढ़ी बनी हुई है उतरने के लिए, ऐसे उतरने चढ़ने के लिए ऐसे नीचे की तरफ सीढ़ी बनी हुई है, ठीक है। सीढ़ी ऐसे बनी हुई है, दोनों तरफ से। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो ऐसा सिस्टम बना हुआ है कि पानी जो है यहाँ से, एक ड्रेनेज सिस्टम यहाँ से क्लियर ला है कि मतलब यहाँ पर पानी स्टोर होकर के यहाँ गंदा नहीं होगा। तो मतलब इनका ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा था। फिर यहाँ एक अन्नागार मिला है। अन्नागार यहाँ का विशाल अन्नागार है, मतलब ये भी विशाल अन्नागार है, ये बड़ा है, ठीक है। यहाँ पर विशाल अन्नागार, मतलब जो अन्नागार मिला है हड़प्पा वाला, वो छेवों मिला लेंगे तब जाके मोहनजोदाड़ो के एक अन्नागार के बराबर होंगे, उसका डायमेंशन इतना बड़ा है, ठीक है। अब डायमेंशन बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है, जरूरत होगी अगर आपको जो है तो बता दिया जाएगा। बाकी आप लोग खोज के खुद ही कमेंट में बताइए। कांस की नर्तकी की मूर्ति, क्या मिला है? कांस की नर्तकी, नर्तकी मतलब होता है डांसर जी, डांसर की मूर्ति मिली हुई है, ठीक है। कांस की मिली है मतलब ब्रोंज की। अब देखिए, इसे ब्रोंज एज इसीलिए कहा जाता है, मतलब कांस्य युग कहा जाता है, कांस्य युग, कांस्य युगीन सभ्यता, इसीलिए इसको कहा जाता है। किसको? सिंधु घाटी सभ्यता, क्योंकि यहाँ पर क्या मिला है? ब्रॉन्ज मिला है, ब्रॉन्ज से मिली हुई चीजें मिली है, ब्रॉन्ज से बनी हुई। पशुपति महादेव की मुहर की हुई है। अब ये पशुपति महादेव है कौन? आगे चल के पता चल जाएगा। देखिए, तभी मैं बता देता हूँ, चलिए ठीक है बता देता हूँ। एक ऐसे मतलब कि भगवान की मूर्ति मिली हुई मतलब मिला हुआ है, मुहर मिला हुआ है, जिसमें वो सिर जो है वो बैल का है। सिर किसका है? बैल का है,
सिर बैल का है और शरीर जो है वो मनुष्य का है, आदमी का है। ठीक है, शरीर मनुष्य का है और सींग वाला है। तो सिर बैल का है, शरीर मनुष्य का है, जिससे सींग बना हुआ है। इसको क्या कहा गया? अच्छा, इसके आसपास कुछ जानवर भी हैं, वो हम आगे चल के डिस्कस कर लेंगे। इसे पशुपति महादेव कहा गया। और एक दाढ़ी वाले मनुष्य की पत्थर की मूर्ति मिली है। मतलब आपने देखा होगा, एक आदमी है, ठीक है, आदमी की मूर्ति मिली है जिसके ऐसे दाढ़ी बनी हुई है, ऐसे दाढ़ी बनी हुई है, दाढ़ी वाला एक आदमी मिला हुआ है। तो दाढ़ी वाला जो आदमी मिला हुआ है, उसकी भी मूर्ति कहाँ से मिली हुई है? उसकी मूर्ति मिली हुई है हमें मोहनजोदाड़ो से। ठीक है, बुने हुए कपड़े के साक्ष्य मिले हुए हैं मोहनजोदाड़ो से। मोहनजोदाड़ो से बुने हुए कपड़ों के साक्ष्य मिले हैं। चलिए, सुत का गेंडोर मैंने बता दिया, हड़प्पा बता दिया, सुत का और मोहनजोदाड़ो बता दिया। ठीक है, तीन तो मैंने बता दिया। अब चौथे में चलते हैं, फोर्थ पॉइंट। ठीक है, फोर्थ पॉइंट चलते हैं। चनुदड़ो, नेक्स्ट क्या है? चनुदड़ो। इसको एनजी मजूमदार ने खोज किया था, एनजी मजूमदार। इसकी खोज एनजी मजूमदार ने किया था 1931 में, सिंधु नदी के तट पर, सिंध प्रांत में। ये कहां पर स्थित है? सिंधु नदी के तट पर ये भी है। और कहां पर है? सिंध प्रांत में है। ठीक है, मतलब पाकिस्तान में। मनके की दुकानें यहाँ से मिली हैं। मनके क्या होते हैं? मनके देखो, छोटे छोटे ऐसे पत्थर या मोतियों के इस टाइप के वो होते हैं, उनको ऐसे डोरी में पिरो करके इसको, मतलब कुछ हार टाइप का बना करके इसको पहनते थे। ठीक है, तो मनके बेचने वाली दुकानें मिली हैं। बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का पदचिन्ह मिला है, वो भी चनुदड़ो से ही मिला है। ठीक है, नेक्स्ट है आमरी। आमरी, आमरी का भी खोज किसने किया? एनजी मजूमदार ने। इसका भी पता, इन्होंने एक्सकवेशन, खुदाई का काम इन्होंने ही करवाया 1935 में। सिंधु नदी के तट पर ये भी है। हिरन के साक्ष्य मिले हैं आमरी से। कालीबंगन, कालीबंगन की खोज घोष ने की है 1953 में। राजस्थान में घग्गर नदी के किनारे है ये। ठीक है, घग्गर नदी के किनारे। यहाँ से और क्या मिला है? यहाँ से मिला है अग्निवेदिकाएं, अग्निवेदिकाएं, ऊंट की हड्डियां मिली हैं, लकड़ी का हल मिला है। यह सब आप लोग नोट कर लेंगे, बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है। नोट करते जाएंगे इसको। चलिए, नेक्स्ट है लोथल। लोथल तो इंपॉर्टेंट है। लोथल का क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है। लोथल से रिलेटेड रीजन क्या, मैं अभी बताता हूँ। आर राव को इसकी खोज की थी 1953 में। गुजरात में कैम्बे की खाड़ी के पास है, मतलब खंबात की खाड़ी। कैम्बे की खाड़ी मतलब खंबात की खाड़ी, खंबात की खाड़ी। ठीक है, खंबात की खाड़ी पे मिला था, मिला है। नजदीक भोगवा नदी किनारे है। किसके नदी किनारे है? भोगवा नदी किनारे है। ठीक है, मानव निर्मित बंदरगाह मिला है यहाँ से। और दूसरा गोदीबाड़ा। अब देखिए, बंदरगाह या गोदीबाड़ा दोनों एक ही चीज है। गोदीबाड़ा बंदरगाह को ही कहते हैं। ठीक है, यही कंफ्यूजन करता है। पूछेगा कि निम्नलिखित किन स्थान में से मोहनजोदाड़ो के किस स्थान में गोदीबाड़ा के साक्ष्य प्राप्त हुए? ठीक है, तो गोदीबाड़ा मतलब क्या? बंदरगाह। और बंदरगाह कहाँ से मिला है? लोथल में मिला है। तो कोई भी भूलेगा नहीं। और इसको याद रखिएगा, चावल की भूसी, अग्निवेदिकाएं, ठीक है, मतलब अग्निकुंड, और शतरंज का खेल, यहाँ से जानकारी इसकी मिलती है। सुरकोटडा, इसको जेपी जोशी ने इसकी खोज की थी 1964 में। ये गुजरात में है। और घोड़े की हड्डियां और मनके यहाँ से भी प्राप्त हुए। देखिए, नेक्स्ट है बनावली और धौलावीरा। बनावली आर एस बिस्ट 1974 और धौलावीरा भी आर एस बिस्ट 1985।
बनावली हरियाणा के हिसार जिले में है। अच्छा, हरियाणा में एक और हड़प्पा कालीन स्थल है जिसका नाम है राखी गढ़ी। राखी गढ़ी। राखी गढ़ी की खास बात यह है कि हड़प्पा सभ्यता में अभी तक जितने भी स्थल की खुदाई हुई है उसमें सबसे बड़ा स्थल क्या था? राखी गढ़ी था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछ चुका है, हड़प्पा सभ्यता में वो कौन सा स्थल है, खुदाई में प्राप्त वो कौन सा स्थल है जो सबसे बड़ा है, तो वो है राखी गढ़ी। ठीक है, बनावली हरियाणा के हिसार डिस्ट्रिक्ट में है। यहाँ मनके, जौ और हड़प्पा पूर्व और हड़प्पा संस्कृतियों के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, हड़प्पा के पहले के और हड़प्पा के भी संस्कृति के साक्ष्य मिले। धौलावीरा आरएस बिष्ट ने गुजरात के कच्छ में है ये धौलावीरा। ठीक है, कच्छ के रण में स्थित है। यहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम मतलब जल निकासी प्रबंधन अच्छा था इनका। पानी वानी मतलब इतना बढ़िया सिस्टम था पानी निकालने का कि पानी कहीं नहीं टिकता था, मतलब इनके पास बहुत बढ़िया सिस्टम था। ऊपर से जलकुंड था, रिजर्वायर इन लोगों ने बना रखा था। मतलब इनके पास उस समय काफी बढ़िया टेक्नोलॉजी थी, काफी बढ़िया टेक्नोलॉजी उनकी इनके पास उस समय। सिंधु घाटी सभ्यता के चरण कौन कौन से? देखो, सिंधु घाटी सभ्यता के 3 चरण। अभी देखो मैं जो बता रहा था वही चीज देखो। प्रारंभिक, परिपक्व और उत्तर। प्रारंभिक में क्या है? 3300 ईसा पूर्व से लेकर 2600 ईसा पूर्व। फिर परिपक्व हड़प्पाई सभ्यता में 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व। मैंने 2500 से जो 1750 बताया है, ये आपको लूसेंट वगैरह में यही टाइमिंग मिलेगा। ठीक है, तो 2600 से 1900 ईसा पूर्व। और उत्तर हड़प्पाई सभ्यता में 1900 से 1300 ईसा पूर्व। ये तीनों जो है 3 चरण में हड़प्पा सभ्यता के साक्ष्य मिलते हैं। आगे देखते हैं। अब देखिए, प्रारंभिक हड़प्पाई चरण हाकरा चरण से संबंधित। हाकरा क्यों? हाकरा इसलिए कहा जा रहा है कि हाकरा एक नदी है, जैसे अपने यहाँ घग्गर नदी है वैसे ही हाकरा नदी है, इसीलिए इसको घग्गर हाकरा नदी घाटी में चिन्हित किया जाता है। मतलब घग्गर हाकरा नदी घाटी, इसको सभ्यता में लिया जाएगा। ये घग्गर हाकरा के आसपास है। ठीक है, अब देखो प्रारंभिक हड़प्पाई मतलब प्रारंभिक जो हड़प्पाई स्थल थे वो हाकरा और घग्गर नदी के किनारे थे। हड़प्पाई लिपि का प्रथम उदाहरण लगभग 3000 ईसा पूर्व के समय का मिलता है। और इनकी जो लिपि है वो कैसी है? लिपि कैसी है इनकी? लिपि है भाव चित्रात्मक। लिपि क्या है? भाव चित्रात्मक है, मतलब चित्र के रूप में है। अब जैसे हम लोग यहाँ पर सिंबल्स के तौर पे लिखते हैं, उन यह भी चित्र का यूज करते हैं, लेकिन यहाँ भाव चित्रात्मक है। भाव चित्रात्मक मतलब उसकी भावना को समझो, उसके भाव को समझो, तब जाके क्लियर होगा कि एक्चुअली में उसमें क्या है। लेकिन अभी तक इसको पढ़ा ही नहीं जा सका है। ठीक है, इस चरण की विशेषताएं एक केंद्रीय इकाई का होना तथा बढ़ते हुए नगरीय गुण थे। मतलब यहाँ पर केंद्रीय इकाई थी, ठीक है, तथा बढ़ते हुए नगरीय गुण थे। नगर के रूप में ये विकसित हो रहे थे। व्यापार क्षेत्र विकसित हो चुका था और खेती के साक्ष्य भी मिले हैं। उस समय मटर, तिल, खजूर, रुई आदि की खेती होती थी। कोट दीजी, अब देखिए कोट दीजी, कोट दीजी नामक स्थान परिपक्व हड़प्पाई सभ्यता के चरण को प्रदर्शित करता है। मतलब परिपक्व अगर देखा जाए कि परिपक्व कौन सा स्थल है, तो कोट दीजी, कोट दीजी ये बता रहा है कि परिपक्व हो चुका है। ठीक है, ये परिपक्व स्थल के तौर पे लिया गया। 2600 ईसा पूर्व तक सिंधु घाटी सभ्यता अपनी परिपक्व अवस्था में प्रवेश कर चुकी थी। मतलब परिपक्व होना चालू हो गया था 2600 ईसा पूर्व। परिपक्व हड़प्पाई सभ्यता के आने तथा प्रारंभिक हड़प्पाई सभ्यता बड़े बड़े नगरीय केंद्रों में परिवर्तित हो गई, जैसे हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, वर्तमान पाकिस्तान तथा लोथल जो कि वर्तमान भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। ये सभी स्थल ऐसे थे जो मतलब परिपक्व हो चुके थे, परिपक्व हड़प्पाई सभ्यता के स्थल। अब यहाँ आगे देखते हैं। सिंधु सभ्यता के क्रमिक पतन का प्रारंभ 1800 ईसा पूर्व से माना जाता है। 1700 ईसा पूर्व तक आते आते हड़प्पा सभ्यता के कई शहर समाप्त हो चुके थे। देखिए वही टाइमिंग आ रहा है ना लगभग। मतलब कई शहर समाप्त हो चुके थे, अब समाप्त होना चालू हो गया। परंतु प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता के बाद की संस्कृतियों में इसके तत्व देखा जाता है। मतलब बाद में कुछ संस्कृतियां रही, जिन संस्कृतियों में जैसे आपका वैदिक संस्कृति, वैदिक संस्कृति, वैदिक संस्कृति में या वैदिक सभ्यता में
या वैदिक काल में इसके जो है हम कुछ साक्ष्य देखते हैं। ठीक है, कई ऐसी संस्कृतियां हैं जिसमें ये ऐसा मिल जाता है देखने को। ठीक है कि सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ ऐसे गुण देखने को मिल जाते हैं। कुछ पुरातात्विक आंकड़ों के अनुसार उत्तर उत्तर हड़प्पा काल का अंतिम समय 1000 से 900 ईसा पूर्व तक था। मतलब इस समय तक आते आते लगभग हड़प्पा सभ्यता का अंत निश्चित था। चलिए आगे आते हैं नगर योजना और विन्यास में। ठीक है, नगर योजना और विन्यास में। हम्म नगरी योजना, नगरी योजना और विन्यास। अब देखिए मैं जो अभी कुछ पॉइंट से पहले भी बता चुका हूं, उसी से रिलेटेड ऑलमोस्ट है। देखिए हड़प्पाई सभ्यता अपनी नगरी योजना प्रणाली के लिए जानी जाती थी। मतलब ये सभ्यता जो थी वो कैसी थी, नगरी थी। क्वेश्चन पूछता है, जैसे पूछ लेता है कि हड़प्पा सभ्यता मतलब निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता नगरी सभ्यता थी, दे देगा वैदिक सभ्यता। हम्म ऐसे करके दे देगा वैदिक सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, ठीक है, मेसोपोटामिया सभ्यता। तो इन सभी सभ्यताओं में से कौन सी सभ्यता नगरी थी, वो थी हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता एक नगरी सभ्यता थी। ठीक है, सेकंड पॉइंट देखते हैं। मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा के नगरों में अपने अपने दुर्ग थे। दुर्ग का मतलब समझ लो, देखो ऐसे करके ऐसे उसको जो है ना ऐसे किलेबंदी की हुई थी। इसमें दो पार्ट था, एक था वेस्ट, वेस्ट मतलब पश्चिम वाला इलाका, एक ईस्ट। ठीक है, जो ईस्ट वाला इलाका था ना वो था लोअर टाउन। लोअर टाउन, लोअर कहने का मतलब है कि एक निचला भाग था। ठीक है, ऐसे आप समझ लो कि एक निचला भाग था। ठीक है, और एक हिस्सा जो था वो था सिटेडल कहते हैं इसको, या उच्च भूमि कह सकते हैं। सिटेडल इसको इंग्लिश में कहते हैं और हिंदी में कहते हैं उच्च भूमि। अब देखिए ये दो पोर्शन में डिवाइडेड था। मतलब एक ऊंचा वाला हिस्सा था, एक निचला वाला हिस्सा था। जो ऊंचा वाला हिस्सा था उसको उच्च भूमि या सिटाडल कहते थे। ठीक है, इंग्लिश में सिटाडल कहते हैं, सिटाडल। ठीक है, सिटाडल ये कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा। दुर्ग से नीचे सामान्यतः ईंटों से। अब यहाँ ये देख लो क्लियरली ये चीज है, कुछ ऊंचाई पर स्थित है जिसमें सामान्यतः उच्च वर्ग के लोग रहते हैं। मतलब ऊंचे वाले में उच्च वर्ग, नीचे वाले में ऐसे मजदूर वर्ग, व्यापारी वर्ग, ऐसे लोग रहते हैं। ठीक है, दुर्ग से नीचे सामान्यतः ईंटों से निर्मित नगर होते थे जिनमें सामान्य लोग रहते थे। नीचे वाले हिस्से में कौन था, सामान्य लोग, और ऊंचे वाले हिस्सों में कौन था, उच्च वर्ग के लोग। हड़प्पा सभ्यता की एक ध्यान देने योग्य बात है कि इस सभ्यता में ग्रिड प्रणाली मौजूद थी। ग्रिड प्रणाली का मतलब है 90 डिग्री। जो सड़कें थी वो 90 डिग्री पर काटती थी, एकदम एग्जैक्टली 90 डिग्री पर काटती थी। इसलिए इसको ग्रिड प्रणाली कहा गया कि ग्रिड सिस्टम पर बना हुआ था। इसके जो नगर नियोजन था वो ग्रिड सिस्टम, जिसके अंतर्गत सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। अन्न भंडारों का निर्माण हड़प्पा सभ्यता के नगरों की प्रमुख विशेषता थी। मतलब इसमें अनाज का भंडारण लोग करते थे ज्यादा से ज्यादा। जैसे आज हम लोग भी गोडाउन वगैरह बना के अनाज भंडारण करते हैं, वैसे उस टाइम में भी अनाज का भंडारण। जली हुई ईंटों का प्रयोग हड़प्पा सभ्यता में होता था। अब यहाँ देखो मेसोपोटामिया में या मिस्र की सभ्यता में मकानों का निर्माण शुष्क ईंटों से, मतलब कच्ची ईंटों से होता था, और हड़प्पा सभ्यता में जो था वो पक्की ईंटों से करते थे। ये एक मेजर डिफरेंस है, एक अंतर है बहुत बड़ा। हड़प्पा सभ्यता में जल निकासी प्रणाली बहुत प्रभावी थी। मतलब जल निकासी के लिए बहुत अच्छे अच्छे साधन क्रिएट किए गए थे जो जल निकासी में हेल्पफुल थे। हर छोटे और बड़े घर के अंदर स्वयं का स्नान घर था। मतलब सभी के लिए अपना स्नान घर और आंगन बने हुए थे। कालीबंगन से के बहुत से घरों में कुएं भी मिले हुए हैं। मैंने कहा ना कि हर एक घर, कालीबंगन के यहाँ पे एग्जाम्पल दे रहे हैं ऐसे, मतलब लगभग हर सभी घरों में अपने खुद के कुएं होते थे। कुछ स्थान जैसे लोथल और धौलावीरा संपूर्ण विन्यास मजबूत और नगर दीवारों द्वारा भाग भागों में विभाजित था। अच्छा एक क्वेश्चन और है कि ये जो धौलावीरा है ना, ये तीन हिस्सों में डिवाइडेड था। मतलब एक ऊंचा उच्च था और एक निम्न था, ये तो था ही।
एक मिडिल में भी था, मध्य वाला हिस्सा। तो ये 3 भागों में डिवाइडेड था धौलावीरा। ये कोई अकेला ऐसा स्थान है जो 3 भागों में डिवाइडेड था। चलिए आगे आ जाते हैं इसकी कृषि के बारे में। ठीक है। हड़प्पाई गांव मुख्यतः मैदानों के पास स्थित थे। पर्याप्त मात्रा में अनाज का उत्पादन होता था। गेहूं, जौ, सरसों, तिल, मसूर आदि का उत्पादन होता था। गुजरात के कुछ स्थानों से बाजरा के संकेत भी मिले हैं, जबकि यहाँ चावल के प्रयोग के संकेत तुलनात्मक रूप में बहुत ही दुर्लभ है। मतलब चावल का प्रयोग बहुत कम ही देखने को मिलता है। सिंधु सभ्यता के मनुष्य ने सर्वप्रथम कपास की खेती शुरू की। मतलब कपास की खेती किसने शुरू की? सिंधु। ये क्वेश्चन पूछ चुका है, ये इंपॉर्टेंट है। ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाएगा, इससे क्वेश्चन बन चुका है। मतलब वास्तविक कृषि परंपराओं को पुनर्निर्मित करना कठिन होता है क्योंकि कृषि की प्रधानता का मापन इसके अनाज उत्पादन क्षमता के आधार पर किया जाता है। अब यहाँ देख लो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। वास्तविक कृषि परंपराओं को पुनर्निर्मित करना कठिन होता है, ठीक है, क्योंकि कृषि की प्रधानता का मापन मतलब भाई कृषि की प्रधानता का मापन इसके अनाज मतलब कैसे पता करेंगे कि जितना ज्यादा से ज्यादा आप अनाज उत्पादन करोगे वैसे ही माना जाएगा कि आप कृषि प्रधान है। ठीक है, जैसे भारत एक कृषि प्रधान देश है। कृषि प्रधान देश क्यों है? क्योंकि यहाँ पर अनाज का उत्पादन बहुत ज्यादा होता है। दूसरा है मुहरे और टेराकोटा। अब यहाँ देखो आ गया ना मुहरे। तो मुहर मुहर इस तरीके से देखो चौकोर टाइप में भी होता था और सर्किल टाइप में भी था। ठीक है, दोनों टाइप में मुहरे देखने को मिली है। दोनों टाइप में सर्कुलर भी और चौकोर टाइप की, दोनों टाइप की मुहरे देखने को मिली है। और टेराकोटा का मतलब बता दे रहे हैं, ये मिट्टी के बनाए जाते थे जैसे बर्तन बनते हैं ना वैसे, लेकिन ये कैसे थे? ये कच्चे थे। ठीक है, ये पकाए हुए नहीं थे, ये कच्चे थे और इससे मूर्तियां ऐसा कुछ बनाया जाता था। तो टेराकोटा इसको बोला जाता है। सांड के चित्र मिले हैं। ठीक है, पुरातात्विक खुदाई से बैलों से जुते हुए खेत के साक्ष्य भी मिले हैं। ठीक है, कालीबंगा मिले हैं। ये जुते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? कालीबंगा में। हड़प्पा सभ्यता के अधिकतम स्थान अर्ध शुष्क क्षेत्रों में मिले हैं जहां खेती के लिए सिंचाई की आवश्यकता होती है। ठीक है, नहरों के अवशेष हड़प्पाई स्थल सोर्तुगई अफगानिस्तान में पाए गए हैं, लेकिन पंजाब और सिंध में नहीं पाए गए नहरों के अवशेष। मतलब नहर हर जगह नहीं मिले हैं। अफगानिस्तान का सोर्तुगई नाम का एक स्थल मिला हुआ है, हड़प्पा स्थल है। वहां पर केवल अकेले नहर के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। बाकी पंजाब और सिंध में ऐसा कुछ प्राप्त नहीं होता है। यहाँ पर नदियां थी, यहाँ नदियां ज्यादा थी। हड़प्पाई लोग कृषि के साथ साथ बड़े पैमाने पर पशुपालन भी करते थे। मतलब ये पशुपालन में भी अग्रणी थे। घोड़े के साथ सूक्ष्म रूप से मोहनजोदाड़ो में और लोथल की एक संयुक्त टेराकोटा मूर्ति से मिले। मतलब मोहनजोदाड़ो और लोथल की मतलब थोड़ा बहुत जो है साक्ष्य मिल गए हैं। हड़प्पाई संस्कृति किसी भी स्थिति में अश्व केंद्रित नहीं थी। मतलब यहाँ पर घोड़े नहीं होते थे, घोड़ों पर केंद्रित नहीं थे, अश्व केंद्रित नहीं थे। मतलब यहाँ पर घोड़ों से ना ही व्यापार के लिए प्रयोग किया जाता था। मतलब घोड़ों का प्रयोग इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए नहीं किया जाता। चलिए नेक्स्ट है अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था देख लेते हैं। अनगिनत संख्या में मुहरें मिली है। एक समान लिपि, वजन और मापन की विधियों से सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जीवन में व्यापार के महत्व के बारे में। अब यहाँ देखिए जो व्यापार था उसमें सिस्टम ये था कि जैसे वस्तु विनिमय, एक होता है वस्तु विनिमय प्रणाली। वस्तु विनिमय मतलब होता है सामान की अदला बदली करना। भाई एक सामान तुम मुझे दो, एक सामान मैं तुम्हें दूं। इस तरीके से अदला बदली होती थी। मतलब हम जो है व्यापार वस्तु विनिमय प्रणाली के अंतर्गत किया जाता था। इसमें हड़प्पाई लोग पत्थर, धातुओं, सीप या शंख का व्यापार करते थे। इन सब चीजों का ये लोग व्यापार करते थे। धातु मुद्रा का प्रयोग नहीं होता था। मतलब मुद्रा के तौर पर धातु का प्रयोग नहीं होता था। व्यापार की वस्तु विनिमय प्रणाली थी। ठीक है, अरब सागर के तट पर उनके पास कुशल नौवहन प्रणाली थी। मतलब लोथल है, लोथल का नाम सुन ही चुके हैं, जहां पर गोदीबाड़ा है, मतलब बंदरगाह है। उन्होंने उत्तरी अफगानिस्तान अपनी व्यापारिक बस्तियां स्थापित की, जहां से प्रभावी रूप से मध्य एशिया से सुगम व्यवहार होता था। मतलब उन्होंने कुछ ऐसे जगह बना रखे थे अफगानिस्तान में के नॉर्थ वाले पोर्शन में, जहां से वो जाते थे। जैसे अभी देखा जाए तो एक दर्रा है खैबर, खैबर दर्रा या हिंदू कुश जो है, तो हिंदू कुश पहाड़ियां हैं, वहां से खैबर दर्रा है। वो ऐसा रास्ता है जहां से हम अरब की तरफ जा सकते हैं।
तो मध्य एशिया में व्यापार करते थे ये लोग। दजला और फरात ये दोनों नदियां अफगानिस्तान में है। इन नदियों की भूमि वाले क्षेत्र से हड़प्पा वासियों के वाणिज्यिक संबंध है, मतलब यहाँ पर भी जो है ये लोग बिजनेस व्यापार के लिए जाया करते थे। हड़प्पाई प्राचीन लेपिस लाजुली मार्ग से जाते थे, संभवतः ये मार्ग उच्च लोगों की सामाजिक पृष्ठभूमि थी से संबंधित था। आगे देखते हैं शिल्प कला। शिल्प कला देख लेते हैं। शिल्प कला हड़प्पाई कांस्य की वस्तुएं निर्मित करने की विधि उसके उपयोग से भली भांति थी, मतलब वो कांसे की चीजों को बनाना जानते थे, इसलिए इसको शिल्प कांस्य युग भी कहा गया है। तांबा राजस्थान की खितड़ी खान, ये क्वेश्चन पूछ चुका है, ये इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान के किस जगह से हड़प्पा काल के लिए तांबा निकाला जाता था, तो वो था खितड़ी खान। खितड़ी खान का नाम आता है। और टिन अनुमानतः कहाँ से लाया जाता है? अफगानिस्तान से। बुनाई उद्योग में प्रयोग किए जाने वाले ठप्पे बहुत सी वस्तुओं पर पाए गए हैं। देखिए, बड़ी बड़ी ईंट निर्मित संरचनाओं से राजगीर जैसे, मतलब ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर बनाए गए थे जहां से पता चलता है कि राजगीर का भी एक एक महत्वपूर्ण जो है शिल्प था। तो उसके साथ साथ मतलब राजमिस्त्री वर्ग के अस्तित्व का पता चलता है। मतलब राजमिस्त्री नाम सुना होगा ना, जैसे मिस्त्री विस्त्री होते हैं घर पे, काम चलता है, दीवार वगैरह, मतलब घर बनाने के लिए जो वर्कर रखे जाते हैं, वैसा मतलब उस समय में स्ट्रक्चर देख करके ऐसा लग जाता है कि उस समय में राजगीर जैसे एक महत्वपूर्ण वर्ग रहा होगा, तभी जाकर के इतना डेवलपमेंट कर पाए नगर नियोजन का, नहीं तो ऐसे थोड़ी पाता। हड़प्पाई नाव बनाने की विधि जानते थे, मनका बनाने की विधि जानते थे, मोहरे बनाने की विधि जानते थे। इन सब विधियों से बड़ी बात है। और टेराकोटा की मूर्तियों का निर्माण हड़प्पा सभ्यता की महत्वपूर्ण शिल्प विशेषता है। मतलब टेराकोटा का प्रयोग करते हैं। टेराकोटा मैंने बता ही दिया। जौहरी वर्ग सोने चांदी और कीमती पत्थरों से आभूषण निर्माण करते थे। मिट्टी के बर्तन बनाने की विधियां पूर्णतः प्रचलन थे। हड़प्पा वासियों की स्वयं की विशेष बर्तन बनाने की विधियां थी। हड़प्पाई लोग चमकदार बर्तनों का निर्माण करते थे। चलिए, अब आ जाते हैं संस्थाएं। ठीक है, संस्थाओं के बारे में जानते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता से बहुत कम मात्रा में लिखित साक्ष्य मिले, मतलब लिखित साक्ष्य मिले ही नहीं है, मतलब जो मिले हैं वो पढ़े नहीं जा सके हैं, मतलब ऐसा कुछ नहीं मिला है जो पढ़ने योग्य। अब उसको पढ़ने के लिए काफी मेहनत कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, रिसर्च चल रही है। अब जब वो होगा तब वो ही आ ही जाएगा। लेकिन यहाँ के जो साक्ष्य मिले हुए हैं लिखित प्रमाण, वो मैंने बताया ना, भाव चित्रात्मक है, उसको पढ़ने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है। इतने सालों से डेवलपमेंट हुआ लेकिन अभी तक कोई पढ़ नहीं पाया। 100 साल से ऊपर तो हो गया इसको खोजे हुए, जिन्हें अभी तक पुरातत्वविदों तथा शोधार्थियों द्वारा पढ़ा नहीं जा सका है। एक परिणाम के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता में राज्य और संस्थाओं की प्रकृति समझना काफी कठिनाई का कार्य है, क्योंकि जब उनका लिपि नहीं पढ़ा जा सकता तो हम कैसे जानकारी मिलेगी। तो ये एक प्रॉब्लम वाली स्थिति आ जाती है कि राज्य का स्थिति क्या था, संस्थाएं कैसी थी, वहां पर इसके बारे में जानकारी बहुत ही कम मिलती है। हड़प्पाई स्थलों पर किसी मंदिर का प्रमाण नहीं मिलता, मंदिरें नहीं थी यहाँ पर, पैलेस नहीं थे, बड़े बड़े ऐसे स्ट्रक्चर नहीं थे, राजा महाराजा जैसे कि पिरामिड बनाए हुए हैं मिस्र में, तो ऐसा नहीं मिला हुआ है जो है। सिंधु घाट की सभ्यता में नगर नियोजन है लेकिन ऐसे कोई स्थल की प्राप्ति नहीं हुई है बड़े आकार की, बल्कि ये विशाल अन्नागार स्नानागार ऐसा मिला हुआ है। तो ऐसा माना जाता है कि एक व्यापारिक संगठन रहा होगा जो सिंधु घाटी सभ्यता का सब कुछ रख रखाव करता होगा। पुजारियों के प्रभुत्व विद्यमानता को नकारा जा सकता है, क्योंकि जब मंदिर नहीं मिले तो पुजारी कहाँ से आएंगे। हड़प्पा सभ्यता अनुमानतः व्यापारी वर्ग द्वारा शासित था। मैंने कहा ना, व्यापारी वर्ग द्वारा शासित। अगर हम हड़प्पा सभ्यता से में शक्तियों के केंद्रों की बात करें तो पुरातत्व अभिलेखों द्वारा कोई ठोस जानकारी नहीं मिलती है। कुछ पुरातत्वविदों की राय में हड़प्पा सभ्यता में कोई शासक वर्ग नहीं था तथा समाज के हर व्यक्ति को समान दर्जा प्राप्त था।
कुछ पुरातात्विक राय में हड़प्पा सभ्यता में कई शासक वर्ग मौजूद थे जो कि विभिन्न हड़प्पाई शहरों में शासन करते थे। अब अलग अलग सोच है, अलग अलग थिंकिंग है, उनके हिसाब से अलग था कि भाई कोई कहता है कि शासक वर्ग था ही नहीं, कोई कहता है कि हर एक अपने क्षेत्र के लिए एक शासक वर्ग रहा होगा। तो अभी इसका कोई एक पुख्ता प्रमाण नहीं मिला है, ये केवल थ्योरीज चल रही है। धर्म धर्म की बात करें तो टेराकोटा की लघु मूर्तियों पर एक महिला का चित्र पाया गया है। इनमें से एक लघु मूर्ति में महिला के गर्भ से उगते हुए पौधे को दर्शाया गया है। जो उगते हुए पौधे को दर्शा रहा है ये उर्वरता की देवी है। किसकी देवी है? उर्वरता। हड़प्पाई पृथ्वी को किसकी देवी मानते हैं? उर्वरता की देवी मानते हैं। और पृथ्वी की पूजा उसी से करते हैं जिस प्रकार मिस्र के लोग नील नदी की पूजा देवी के रूप में करते हैं। मतलब मिस्र वाले नील नदी की पूजा करते थे क्योंकि नील नदी एक ऐसी नदी है जो पूरे कह सकते हैं मिस्र सभ्यता के लिए वरदान थी, क्योंकि पानी का सोर्स केवल वही था जो ऐसा उनके लिए अवेलेबल था। पुरुष देवता के रूप में मोहरों पर 3 श्रृंगी चित्र पाए गए हैं जो कि योगी की मुद्रा में बैठा हुआ, यही जो योगी की मुद्रा में बैठे हुए हैं, ये इनको पशुपति नाथ, इनको पशुप हाँ पशुपतिनाथ महादेव, हाँ पशुपतिनाथ महादेव ये कहा गया। देवता के एक तरफ हाथी है, दूसरी तरफ बाघ है, तीसरी तरफ गैंडा है एक सिंह वाला, और चौथे तरफ है सिंहासन के पीछे एक भैंसा बैठा है। कौन बैठा है? भैंसा। उनके पैरों के पास 2 हिरन है। चित्रित भगवान की मूर्ति को पशुपतिनाथ महादेव की संज्ञा दी गई है। ऐसा एक स्ट्रक्चर मिला हुआ है। अनेक पत्थरों पर लिंग तथा स्त्री अंगों के चित्र पाए गए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग वृक्षों तथा पशुओं की पूजा करते थे। वृक्षों और पशुओं की पूजा बहुत पहले से होती आ रही है, तो ये लोग भी करते थे सामान्यतः। सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे महत्वपूर्ण पशु एक सिंग वाला गैंडा था, सबसे इंपॉर्टेंट यही था। दूसरा महत्वपूर्ण था कुबड़ वाला सांड। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये दोनों पॉइंट को याद रखने का। ठीक है। अत्यधिक मात्रा में ताबीज भी प्राप्त हुए हैं, मतलब कुछ जादू टोना काला जादू ऐसे टाइप का रहा होगा, इसीलिए ताबीज वगैरह प्राप्त हुए हैं। अब यहाँ पे हम लास्ट पॉइंट पे आ गए हैं। लास्ट पॉइंट है ये हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन। सिंधु घाटी सभ्यता का लगभग 1800 ईसा पूर्व पतन हो गया, परंतु उसके पतन के कारण अभी विवादित है। अब पतन तो हो गया, पतन मतलब खत्म हो गया धीरे धीरे। ओ अब यहाँ कारण कई हैं, 3 4 5 थ्योरी निकलेंगी। एक सिद्धांत यह कहता है कि इंडो यूरोपियन जनजाति जैसे आर्यों ने सिंधु सभ्यता वालों के ऊपर आक्रमण कर दिया और आक्रमण करके उन सबको खत्म कर दिया। फिर उसके बाद बोलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की बात के समय ऐसे कई तत्व पाए गए जिनसे यह सिद्ध होता है कि यह सभ्यता आक्रमण के कारण एकदम विलुप्त नहीं हुई। मतलब कुछ लोग कहते हैं कि आक्रमण से ही पूरा थोड़ी खत्म हो गया, कुछ बच गया रहा होगा। दूसरी तरफ से बहुत से पुरातत्व सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण प्रकृति जन्य मान जाते हैं, मतलब जैसे बाढ़ हो गया, भूकंप हो गया, ऐसा वो प्रकृति जन्य बताते हैं कि प्रकृति में ऐसा कुछ होगा जिसकी वजह से कुछ हुआ होगा, जिसकी वजह से ये लोग या तो खत्म हो गए या पलायन कर गए। अब देखो, प्राकृतिक प्राकृतिक कारण भूगर्भीय जलवायु संबंधी हो सकते हैं, मतलब जलवायु संबंधी भी हो सकते हैं और प्राकृतिक भी हो सकते, मतलब भूगर्भीय हो सकते हैं। जलवायु संबंधी मतलब जलवायु चेंज हो गया, वर्षा पानी ज्यादा बरसने लगा, या जो है ऐसा कुछ रहा होगा, कंडीशंस चेंज हुई होगी, नदियां सूख गई, ऐसा कुछ सिचुएशन में हो गया। यह भी कहा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के क्षेत्र में अत्यधिक विवर्तन की विक्षोभ आप लोगों ने सुना होगा कि जो हमारा पृथ्वी है वो छोटे छोटे प्लेटों से बना हुआ है, तो प्लेट जब खिसकते हैं ना तो उसको बोलते हैं विवर्तन की। ठीक है। तो ऐसा कुछ लोगों ने ये माना कि विवर्तन की वजह से जो है ये लोग जो है खत्म हो गए, नष्ट हो गए। एक प्राकृतिक कारण वर्षण, वही वर्षा ज्यादा हो गया उसकी वजह से हुआ। एक अन्य कारण ये भी हो सकता है नदियों द्वारा अपना मार्ग बदल दिया गया और खाद्य उत्पादन क्षेत्रों में बाढ़ आ गई हो। ठीक है, नदियों ने बांध अपना रास्ता चेंज कर दिया, और रास्ता चेंज करने से क्या हो गया कि उन क्षेत्रों में बाढ़ आ गया जहां पर उत्पादन किया जाता था। उत्पादन किया तो खाने पीने के साधन खत्म हो गए, खाने पीने के साधन खत्म हो गया, इस तरीके से उनका नष्ट हो गया और रिकवरी कर नहीं पाए, और उनका जो है पतन हो गया, लास्ट हो गया, खत्म हो गया। इन प्राकृतिक आपदाओं को सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का मंद गति से हुआ, परंतु निश्चित कारण माना गया है। मतलब परंतु निश्चित कारण ये सब माना नहीं गया है, मतलब ऐसा कुछ माना जाता है कि प्राकृतिक आपदा एक धीरे धीरे ही भले लेकिन नष्ट करा होगा, तो ये टोटल कर दिया।
चलिए यहाँ से हमारा सिंधु घाटी सभ्यता का थ्योरी समाप्त हो जाता है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता के एमसीक्यूज और लेकर आएंगे और हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। वहां से हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। जय हिंद दोस्तों। वीडियो की समाप्ति यहीं से करते हैं। जय हिंद।